बोर्ड क्लियर है ना आपका? बोलिए। चलिए ये क्वेश्चंस को आप बनाएं। क्वेश्चन है कि द कोफिशिएंट ऑफ r minus 1th, rth and r plus 1th term in the expansion of x plus 1 to the power n are in the ratio 1:3:5. Find n and r. Find n and r. चलिए बनाइए। चलिए मिला लीजिए। सबसे पहले बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म क्या होगा? इन x प्लस 1 का पावर n, एन सी r माइनस 2 होगा। और उसी तरह से अगर हम पूछें कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म इन x प्लस 1 का पावर n कितना होगा? एन सी r माइनस 1। और अगर पूछे हम कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन कितना होगा? एन सी आर। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एन सी आर माइनस 2:2, एन सी आर माइनस 1:2, एन सी आर 1:3:5। तो अगर हम इसका रेशियो लें तो एन सी आर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस 1 का वैल्यू है 1/3। अब ऊपर वाले ज़्यादा है कि नीचे वाला ज़्यादा है? हम फार्मूला क्या चीज़ का पढ़े थे? एन सी आर प्लस 1 बाई एन सी आर का ना। हम r माइनस 1 वाला लिखते थे तो यहाँ एन सी आर और यहाँ एन सी आर माइनस 1 लिखते थे, याद है कुछ? तो इसमें से इसको घटा के लिखते थे n माइनस आर प्लस 1 और नीचे इससे एक ज़्यादा या फिर ये r। तो उस फॉर्मूला पे ऊपर वाला ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे तो उल्टा है, नीचे वाला ज़्यादा है। सही है ना? दो इसमें एक ज़्यादा घट रहा है, इसमें एक कम घट रहा है, तो ऊपर वाला ज़्यादा है, सॉरी नीचे वाला ज़्यादा है। तो अगर नीचे वाला ज़्यादा है तो ये हो जाएगा r अपॉन n माइनस आर प्लस 1 का वैल्यू 1/3। फिर दूसरा चीज़ अगर हम लिखें, उल्टा लिख देते हैं एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1, तो ये 5:3 होगा। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 5:3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? वो डायरेक्ट फार्मूला वर्क कर जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r इज इक्वल टू 5/3। ये गलती लिखे हैं ना, ये गलत लिखे हैं, इसके अकॉर्डिंग ना सोचना होगा। तो यहाँ पे जो होगा इसको पहले उलट के लिख लो, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एन सी आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर माइनस 2। अब इसमें से इसको घटा के ऊपर लिखते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 2 और इसमें एक जोड़ के लिखते हैं तो r माइनस 1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/1। सही है? अब सही है?
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे n माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 3r माइनस 3 होगा। तो यहाँ से अगर हम r को उधर भेजें तो n प्लस 5 इज इक्वल टू 4r हुआ। फिर यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 3n माइनस 3 प्लस 3n माइनस 3r और प्लस 3 इज इक्वल टू 5r होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और 3 8r होगा। दोनों को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 तो n प्लस 5 बाई 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2 होगा। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 2n प्लस 5 होगा, 2n प्लस 10 होगा। 2n को अगर इधर खींचें और 3 को उधर ले जाएं तो n का वैल्यू 7 होगा। इस n का वैल्यू जो 7 है, अगर इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल दें, 1 में चाहे 2 में, तो r का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना हो जाएगा n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू r। n का वैल्यू 7 है तो 7 प्लस 5 बाई 4, तो ये हो जाएगा 3। सही है जी, आया समझ में? बोलिए, कोई दिक्कत है समझने में? अब दो कॉन्जिक्यूटिव क्या बोलते हैं, अभी हम लोग डिवीज़न देखे थे 2 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स का। अब सम जरा देखते हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कोफिशिएंट्स का सम कैसा होता है, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। बोलिए। आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, देख लेते हैं। हाँ, वही उसी के लिए अभी काम करने जा रहे हैं आपका। उसी क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी जो बताने जा रहे हैं, उसी क्वेश्चन के लिए बताने जा रहे हैं, उसमें ये यूज होगा। तो ये थ्योरी को ध्यान से देखें। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर डिवीज़न में हो ऐसे NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1, तो इसका फार्मूला n माइनस आर प्लस 1 और नीचे एक ज़्यादा r लिखते थे। अब हम इसका फार्मूला जानना चाहते हैं कि NCR प्लस NCR प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? या फिर NCR माइनस 1 प्लस NCR का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हम लोग निकालना चाह रहे हैं। क्योंकि ये 2 कॉन्जिक्यूटिव क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है कि नहीं है, बताइए। इसके फार्मूला पे भी हमारा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले इसको इवेलुएट करके देखते हैं कि ये होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जरा सोचिए कि इसको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस ऊपर को क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्या सही है ये? अब एक बात बताइए कि r प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लोग, सुनिएगा ध्यान से, r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
और एक बात बताइए, आपकी r माइनस n माइनस आर ज़्यादा है कि n माइनस आर माइनस वन ज़्यादा है? n माइनस आर ज़्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें हम n फैक्टोरियल इसको r को लिख सकते हैं r फैक्टोरियल, n माइनस आर को लिख सकते हैं n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। आपको तो कोई आपत्ति नहीं ना है? और प्लस इसे n फैक्टोरियल, इस r प्लस वन को बाहर एक कम करके उसका फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? कॉमन क्या होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन होगा। यहाँ पे क्या बचेगा जी? n फैक्टोरियल कॉमन है, r फैक्टोरियल कॉमन है, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन है, 1 बाई n माइनस आर बचेगा, प्लस n फैक्टोरियल कॉमन है, r फैक्टोरियल कॉमन है, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन है। क्या बचेगा? एलसीएम लीजिए, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? n माइनस आर इंटू आर प्लस वन, आर प्लस वन का गुना इसमें होगा, अब प्लस n माइनस आर का गुना इसमें होगा। ऊपर कितना आया जरा बताइएगा? ये कितना आया जरा बताइए? आर आर कट गया, n प्लस वन आया, n प्लस वन इंटू में n फैक्टोरियल, उसको हम पूरी तरह से n प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे देखिएगा, ये r प्लस वन इंटू आर, क्या हम इस दोनों को मिला के r प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? फिर ये n माइनस आर है, ये n माइनस आर माइनस वन, क्या हम इस दोनों के जगह को मिला के n माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? इन दोनों को आप क्लब करके देखिए, इसमें से एक कम करने पे ये आता है, तो ये एक ज़्यादा है, तो n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल मिलेगा, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा? वही लिखे हैं। इसका मतलब अब ध्यान से देखिए, n प्लस वन फिर n प्लस वन का फैक्टोरियल, ये है n प्लस वन आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ये दोनों का डिफरेंस करिएगा तो ये आ जाएगा। करके देखिए, आप कहते हैं ना ऊपर का फैक्टोरियल और नीचे का फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो n माइनस आर को हम लिख सकते हैं n प्लस वन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। देखिए ये 1 1 कट जाएगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये पूरा जो चीज़ है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं n प्लस वन सी आर प्लस वन का, ऐसे। क्या आप हमारे बात से सहमत हैं? n प्लस वन सी आर प्लस वन, क्या आप हमसे सहमत हैं? यस सर। तो इसका मतलब फार्मूला क्या बन गया? इसका मतलब फार्मूला क्या बना कि NCR प्लस NCR प्लस वन रहा, तो ये दोनों सेम रहना चाहिए, लोअर सफिक्स में एक का गैप होना चाहिए। कितना का गैप होना चाहिए? 1 का। R है, R प्लस वन है, तो क्या हो जाता है, ऊपर वाला जो सफिक्स होता है उसमें एक जोड़ते हैं और नीचे वाला में जो बड़ा रहता है R और R प्लस वन में वही हो जाता है। क्या ये फार्मूला याद रहेगा? ऊपर वाला जो अपर सफिक्स है उसमें एक जोड़ते हैं
80, इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसका r होगा r+1, यही ना फॉर्मूला आया है, बोलिए। तो ये आपको याद रखना है कि NCR और NCR+1 का वैल्यू n+1 CR+1 के बराबर होता है, ठीक है, समझ गए। इसको प्रिंट कर लीजिए पूरा प्रूफ को। अब हम आपको एक और चीज़ बताएंगे, इसी फार्मूला से वो फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। वो क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि NCR-1 अब प्लस NCR का वैल्यू क्या होगा, तो आप बताएं क्या होगा। n+1 CR, क्या ये सही है जी? क्या ये सही है जी? बोलिए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइक बंद कीजिए। कौन है? ये फार्मूला भी याद रखिएगा। चलिए इस पे बेस्ड और फार्मूला बनाते हैं। NCR+1 प्लस NCR+2 क्या होगा फार्मूला? R+2। फिर बताइएगा NCR+2 प्लस NCR+1 क्या होगा फार्मूला? n+1 CR+2। तो ये दोनों चीज़ तो सेम ही है ना, आप इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए हैं ना, सही बात है ना। चलिए, तो अगर ये चीज़ अगर आप समझ गए, इस फार्मूला को आप समझ गए, तो देखिए क्वेश्चन अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक क्वेश्चन लिखें, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। देखिए लिखा है कि इफ़ A1 A2 A3 A4 be the coefficient of 4 consecutive terms in the expansion of 1 plus x to the power n, then prove that A1 divided by A1 plus A2 plus A3 divided by A3 plus A4 is equal to 2A2 upon A2 plus A3। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ कीजिए। क्वेश्चन को सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए, उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्या A1 जो है इसका फर्स्ट टर्म है? पहले ये कंफर्म हो लीजिए, क्या A1 इसका फर्स्ट टर्म है, A2 इसका सेकेंड टर्म है, A3 इसका थर्ड टर्म है, A4 इसका फोर्थ टर्म है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। A1 एक सिंबल है, A2 एक सिंबल है, A3 एक सिंबल है, A4 एक सिंबल है जो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो चारों कॉन्जिक्यूटिव है, मात्र लगातार है। वो पहला ही चौथा है ये जरूरी नहीं है। हाँ, पहला चौथा हो सकते हैं, उसके लिए भी ये सही है, लेकिन बीच के 4 कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकते हैं, अंत के 4 कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकते हैं। ये मत समझिएगा कि A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकेंड टर्म। ठीक है, ये समझ गए बात को। तो आप मान लें कि आपको जनरल के लिए प्रूफ करना है, माने बीच वाले कहीं के लिए प्रूफ करना है,
तो मान लीजिए कि लेट A1 इज इक्वल टू rth टर्म, A2 इज इक्वल टू r प्लस 1th टर्म, A3 इज इक्वल टू r प्लस 2 टर्म 2th टर्म और A4 इज इक्वल टू r प्लस 3th टर्म। समझ में आया? बोलिए। अब सबसे पहले आप इसमें कोफिशिएंट्स के बारे में बोला है कि A1 A2 A3 A4 भी द कोफिशिएंट, तो टर्म लिखना गलत है। rth क्या लिखना चाहिए हमें? कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म, कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म, कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 2nd टर्म, कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 3rd टर्म। शुरू में आप जोड़ दीजिएगा कोफिशिएंट कोफिशिएंट कोफिशिएंट। क्या सही बात है? टर्म नहीं ना है वो 4 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स हैं। तो अब जरा बताइए कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A1 का वैल्यू क्या होगा? NCR माइनस 1 होगा क्या? A2 का वैल्यू क्या होगा? NCR होगा क्या? A3 का वैल्यू क्या होगा? NCR प्लस 1 और A4 का वैल्यू क्या होगा? NCR प्लस 2। ठीक है, क्या हम इसको मिटा सकते हैं? चाहे छोड़ो, जरूरत पड़ेगा तो मिटाएंगे। A1 प्लस A2 निकाल सकते हैं यहाँ से, हमको चाहिए। A3 प्लस A4 भी हमको चाहिए। तो अगर हम तुमसे पूछे कि A1 प्लस A2 का वैल्यू क्या होगा, तो तुम लिखोगे NCR माइनस 1 प्लस NCR, और अभी अभी हम लोगों ने ये बनाया है N प्लस 1 CR। समझे प्रभात? तुम ही पूछ रहे थे ना? तुम ही पूछ रहे थे कि कोई और था? ये वाला नहीं था? चलो ये भी सीख लो। माइक बंद कर लो। A3 प्लस A4, A3 प्लस A4 क्या होगा जी? तो NCR प्लस 1 और प्लस NCR प्लस 2। इसका वैल्यू एक का गैप है, N प्लस 1 CR प्लस 2 होगा। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे आगे बढ़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है A1 बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 बाई A3 प्लस A4। इस पे आगे बढ़ते हैं। तो A1 का वैल्यू कितना है? NC R माइनस 1 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 का वैल्यू, A1 प्लस A2 का वैल्यू यहाँ से N प्लस 1 C R, फिर प्लस A3 का वैल्यू A3 का वैल्यू यहाँ है NC R प्लस 1, A3 प्लस A4 का वैल्यू तो ये है A3 प्लस A4 का वैल्यू ये है N प्लस 1 CR प्लस 2। ठीक है, अब दोनों को ऑपरेट करते हैं जी। ये फार्मूला डिवीजन वाला काम करेगा क्या? जो हम लोग का एक डिवीजन वाला फार्मूला था ना, याद है कुछ? NCR और NCR माइनस 1 का N माइनस R प्लस 1 डिवाइडेड बाई R। ये फार्मूला काम करेगा? नहीं काम करेगा। क्या कारण है? क्योंकि ये अपर सफिक्स सेम नहीं है।
यहाँ पे अपर सफिक्स सेम था, NCR माइनस 1। ये क्या था? NCR माइनस 1 था। अपर सफिक्स सेम था, यहाँ पे सेम नहीं है, तो ऑपरेट कर देंगे अलग अलग। क्या सोचना क्या है, ऑपरेट कर देंगे। तो ज़रा सोचो कि जो LHS का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा। ऑपरेट करो, इसको अलग ऑपरेट करो, उसको अलग, तो इधर क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल होगा। बोलो, डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और फिर n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, फिर प्लस इधर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r प्लस 2 फैक्टोरियल। गलती मत लिखवाना, पहले बता देते हैं। फिर n प्लस 1 माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल। सही है? बोलो। अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड बढ़ाएंगे मतलब काटने का सिलसिला समझा समझा के काटते भी जाएंगे। जैसे ये देखो, ये ऊपर जाएगा ना, ये r फैक्टोरियल, तो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये r माइनस 1 फैक्टोरियल से ये वाला r कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो वो r फैक्टोरियल ऊपर बचा, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, कि दोनों सेम है? कट जाएगा ना। और नीचे वाला देखो, ये n फैक्टोरियल है, ये n प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो ये n प्लस 1 फैक्टोरियल को ना हम n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काट देंगे। नीचे क्या बचेगा? n प्लस 1, और नीचे r का फैक्टोरियल, ऊपर r का फैक्टोरियल नहीं, सिंपल r बचेगा। सही है? प्लस ये n प्लस 1 फैक्टोरियल नीचे है, नीचे ही रहेगा n प्लस 1, क्योंकि इसे लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा ना ये। अब ये r प्लस 2 जब ऊपर जाएगा तो r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 का फैक्टोरियल r प्लस 1 के फैक्टोरियल से कट जाएगा। बोलो। आइए देखो, n माइनस r माइनस 1, इसका भी कैलकुलेशन वही आएगा, तो ये कट जाएगा। तो एलसीएम कितना आया जी? n प्लस 1, ऊपर कितना हो जाएगा? टू r प्लस 2। अब RHS को देखते हैं प्रोसीड करके क्या आ रहा है, इसके वैल्यू के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा दें। पहले आप हमें बताएं कि A2 प्लस A3 का ज़रूरत है, तो A2 प्लस A3 का वैल्यू कितना होगा? तो A2 का वैल्यू है NCR, A3 का वैल्यू है NCR प्लस 1। इसका वैल्यू आप बता दें हमें। होगा? बोलिए।
तो 2a2 अपॉन a2 प्लस a3, तो 2 इंटू a2 का वैल्यू तो आपका यही है NCR, और a2 प्लस a3 अभी अभी आया है आपका n+1 CR+1। अब इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो 2 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, इसके नीचे n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r+1 फैक्टोरियल, और फिर इसमें से इसको घटाना है तो n माइनस आर फैक्टोरियल होगा जी, क्योंकि 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा। बोलिए, इससे ये कटा, ऊपर जाएगा कितना, ये 2 रहेगा, आर फैक्टोरियल से r+1 इंटू आर फैक्टोरियल लिखेंगे तो वो कट जाएगा, तो r+1 बचेगा, और नीचे ऊपर n फैक्टोरियल है, नीचे n+1 फैक्टोरियल है, तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो n+1। यही तो प्रूफ करना था आपको, 2r + 2 और डिवाइडेड बाई n+1। प्रभात तुम पिटाओगे, पिटाओगे तुमको बोले म्यूट करो माइक अपना। यही प्रूफ करना था ना, 2r + 2 और n+1 आ गया, कोई दिक्कत? सर जो भेजे हैं वो बता दीजिए। क्या भेजे हो? कौन सा? 33। क्या कह रहा है कि इफ द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन इज इतना, फाइंड x। अच्छा, तुम इसको बना क्यों नहीं ले रहे हो? इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो, मिटा दें? छोड़ो, हल्ला करते रहते हो, फालतू में तुम हल्ला करते रहते हो। जो चीज़ पढ़ाया जाएगा वो समझोगे नहीं, ये बता दीजिए। जो पढ़ाया जा रहा है वो तुम्हें आता है, उसको भी तो समझो। अब क्वेश्चन है तुम्हारा एक, करा कि इफ थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन of 1/x plus x log x to the base 10 का होल पावर 5 is 1000 find the x, find x। अच्छा, लॉग में ये प्रॉपर्टी एक पढ़े थे कि ये दोनों सेम होता है तो आर्गुमेंट के बराबर हो जाता है। लॉग में एक प्रॉपर्टी होता है कि ये अगर 2 हो, ये भी 2 हो, तो ये डायरेक्ट x के इक्वल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है क्या? ये दोनों सेम थोड़ी है। आर्गुमेंट और ये यहाँ वाला बेस सेम है, यहाँ वाला बेस तो अलग है कि नहीं? तो ये सब क्लिक करना चाहिए कि फार्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहली बात कि इसका T3 जो होगा वो क्या होगा? फार्मूला से अगर हम पूछे तो, फार्मूला से अगर हम पूछे तो 5C2 होगा। फर्स्ट का पावर गए, 5 में से 2 गया 3, और फिर x
log x टू द बेस 10 का पावर 2 होगा। एक मिनट, चलिए ये समझ में आया लाइन। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो T3 का वैल्यू आपको 1000 दिया भी तो है, तो इसका वैल्यू हम लोग 1000 लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हो? सही है ना? ओह सॉरी, हाँ देखो, हम बोले कि इस T3 का वैल्यू 1000 दिया भी है थर्ड टर्म का, समझ रहे हो? तो 1000 से इक्वेट कर दिए। अब 5C2 का वैल्यू कितना होगा बताओ? 5 गुने 4 और नीचे 2 गुने 1, और ये आएगा कितना 1/x का होल पावर 3, और ये आया x log x टू द बेस 10 का होल पावर 2 इक्वल टू 1000। तो ये कितना हुआ? यानी कि हम कह सकते हैं 10 उधर जा, ये कट के कर लेगा ना, तो 1/x का होल क्यूब इंटू x log x टू द बेस 10 का होल पावर 2 इज इक्वल टू 100 होगा। अब तुमको क्या करना है ना कि इसको कुछ इस तरह से रीअरेंज करना है कि वो x में कन्वर्ट हो, log वगैरह को हटा के। तो उसमें तुम्हें log की प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। लॉगरिथम पढ़े हो ना तुम, तो प्रॉपर्टी लगाओ। 2 मिनट का समय देते हैं। बेस चेंज यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे ये भी x है, इसका पावर है, लगाओ। 2 मिनट का समय दे रहे हैं तुम्हें। लगा प्रॉपर्टी? हाँ देखो यहाँ पे x का पावर कितना आ जाएगा? -3 आएगा। इसको हम लोग x का पावर -3 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ भी x का ये पावर है और इस होल का पावर 2 है, तो तुम्हें पता है कि पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस x का जो पावर है इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 log x टू द बेस 10, ये सही है कि गलत है? सही है। अब बेसिकली ये भी x है, ये भी x है, ये भी पावर में, ये भी पावर में है, तो बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे। -3 प्लस 2 log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 100। सही है। अब याद करो तुम लोग कि अगर a का पावर x इज इक्वल टू b हुआ करता था तो x इज इक्वल टू क्या लिखते थे? log ऑफ b टू द बेस a। log ऑफ b लिख के जो नीचे है उसे नीचे रखते थे, मतलब कि पावर के बराबर में लिखते थे। जो b होता था वो log के आर्गुमेंट में जाता था, और जो x के नीचे होता था वो log के बेस में जाता था। तो वो प्रॉपर्टी से अगर ये पावर है तो इस पावर को हम क्या लिखेंगे? -3 प्लस 2 log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? log ऑफ 100 टू द बेस x लिख सकते हैं जी। तो ये हो गया -3 प्लस 2 log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ, इसे हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो, ये 2 इंटू में आ जाएगा। अब जरा बताओ
कि log ऑफ x टू द बेस 10 है और ये log ऑफ 10 टू द बेस x है, तो क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? यस सर। क्योंकि पता है तुम्हें कि अगर ये रेसिप्रोकल में लिखते हैं तो बेस आर्गुमेंट बन जाता है, आर्गुमेंट बेस बन जाता है। तो लेट कर लो, log ऑफ x टू द बेस 10 को t, तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस 2t इज इक्वल टू 2/t। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से -3t प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ आंसर क्वेश्चन? 2t स्क्वायर -3t -2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर -4t और प्लस t -2 इक्वल टू 0। 2t कॉमन ले लो, t -2 प्लस 1 कॉमन ले लो, t -2 इक्वल टू 0। तो t -2 और 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 2 और यहाँ से t इज इक्वल टू -1/2। तो t क्या था? t किसको माने थे? log ऑफ x टू द बेस 10 को। तो अब लिखो log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर, तो यानी कि 100। फिर हुआ कि अगर log ऑफ x टू द बेस 10 का वैल्यू कितना हो जाए? -1/2, तो x का वैल्यू कितना होगा जी? 10 का पावर, इसका मतलब x का पावर 1/√10। सही है? यस सर। तो दो वैल्यू आया x का, एक x का वैल्यू आया 100 और एक वैल्यू आया 1/√10। पहले ये देख लो कि ये दोनों अनडिफाइंड तो नहीं ना करेगा क्वेश्चंस को, नहीं। लॉग का बेस डिफाइंड होने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? बोलो। समझ गए प्रभात कुमारी? प्रभात कुमारी, यस सर। तो आज इतना ही रहेगा, अगले क्लास में फिर देखेंगे, ठीक है? प्रिंट कर लीजिए।